हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, जनरल नॉलेज का जो है यहाँ पे समान अध्ययन का ये सेट नंबर आज 4 होने वाला है। 1, 2, 3 ये सारे सेट कहाँ मिलेंगे आपको? वीडियो के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। और सभी का यहाँ पे, अगर सभी का वीडियो की मैं बात करूँ तो और पीडीएफ के साथ कहाँ पे मिलेंगे? तो टेलीग्राम पे, ठीक है, जहाँ पे आपको वीडियो विद पीडीएफ दोनों अवेलेबल मिलेंगे। आप जाके टेलीग्राम पे देख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं, डायरेक्ट जाकर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम जो चैनल का नाम भी है वो सक्सेस प्लेटफॉर्म की ही है, ठीक। चलिए, तो आज को महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। जबरदस्त 100 प्लस का यहाँ पे टारगेट है, ठीक है, 100 प्लस क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट है। तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कीथम झील, ठीक है, कीथम झील या इसको क्या कहते हैं? सूट सरोवर झील। बहुत बार सवाल ये आया है एग्जाम में, ठीक है। कीथम झील या सूट सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। लोनार झील कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में। और काबरताल झील कहाँ है? बिहार में। शोकर झील कहाँ है? लद्दाख में, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र, कावरताल झील बिहार, शोकर झील लद्दाख। अब मैंने ये चारों जो नाम यहाँ पे बताए, क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो है ये रामसर साइट, ठीक है। कौन सा साइट? रामसर साइट में ये सम्मिलित हैं, ठीक है। रामसर साइट के वेटलैंड के रूप में, ठीक है, वेटलैंड के रूप में ये चारों के चारों नाम शामिल है, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लोनार झील महाराष्ट्र, कावरताल झील यहाँ पे बिहार, शोकर झील लद्दाख, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र का ये अगर लोनार झील की मैं बात करूँ, एक खारे पानी की झील है, पहला चीज़। और ये लोनार झील की मैं बात करूँ तो ये उल्का पिंड के गिरने से बना था। किससे? उल्का पिंड के गिरने से ये बना था, ठीक है। वही बात करें कांवरताल झील, ये तो बिहार में है, बिहार के बेगूसराय जिले में, ठीक है। और ये क्या है? पक्षी बिहार अभयारण्य है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी या विदेशी पक्षी आते हैं, ठीक है। चलिए, और शोकर झील आपके लद्दाख में है ना। तो ये चारों के चारों नाम इसलिए था इंपॉर्टेंट क्योंकि रामसर साइट के वेटलैंड में है। और अगर बात करें लेटेस्ट, बात करें कि भारत का जो नवीनतम, हाल की मैं बात करूँ कि हाल ही में भारत का नवीनतम वेटलैंड कौन सा? अब वेटलैंड की अगर बात कर ही रहे तो वेटलैंड दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है? तो वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये भी बात याद रखिएगा। सवाल, एस्टोनिया, लातविया और लिथुवानिया किसके, कहाँ के देश है? तो ये जो बाल्टिक देश है, ठीक है। इसको क्यों बाल्टिक देश कहा जाता है? ये बाल्टिक देश ही क्यों? एस्टोनिया, लातविया, लिथुवानिया, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे, जो कि कहाँ है? यूरोप में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ? यूरोप में स्थित है, ठीक है। देखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ से एक सवाल बनता है, ठीक, इम्पॉर्टेंट ये और क्यों बन जाता है? यहाँ पे बाल्टिक सागर वर्ड आया है ना, ये यहाँ से एक और सवाल आता है। कील जो नहर है, ठीक है, कील नहर की हम बात करते हैं तो ये जो है कील नहर किसको जोड़ता है? ठीक है, कील नहर ये किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है उत्तरी सागर को, ठीक है। किसको? उत्तरी सागर को किससे जोड़ता है? ये जोड़ता है आपके बाल्टिक सागर को, ठीक है, बाल्टिक सागर को। तो यहाँ से सवाल क्यों ये इंपॉर्टेंट था? एक तो ये बाल्टिक देश क्यों है? ये तीनों नाम एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है। और ये है कहाँ? तो यूरोप में। और यहाँ से सवाल एक और बन जाता है कि उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर, ठीक है। और यह विश्व का सबसे व्यस्तम, है ना, विश्व का सबसे व्यस्तम व्यस्ततम है, ठीक है। ये सबसे व्यस्ततम नहर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है दूसरा पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने समझ लिया। तो कील नहर के बारे में हो गया एस्टोनिया। अब यहाँ पे एस्टोनिया की बात होगी। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये तो चीज़ आप नोट कर लियो, एस्टोनिया, ठीक है। एस्टोनिया के बारे में यहाँ जान लीजिएगा कि काजा क्लास, अभी हाल ही फिलहाल की यहाँ पे एक ताज़ा न्यूज़ है, करंट क्वेश्चन के रूप में ये आएगा कि काजा क्लास जो है वर्तमान में, ठीक है, एस्टोनिया की क्या बनी है? ये पहली महिला, है ना, पहली महिला क्या बनी है? अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष, या जिसके कहेंगे प्रधानमंत्री बनी है। कहाँ की? एस्टोनिया की, काजा क्लास, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है 98 ईयर्स बाद को यहाँ महिला प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनी है, ठीक है। अगर बात करें एस्टोनिया की, कैपिटल नोट कर लीजिएगा। कैपिटल क्या इसका होगा? तो कैपिटल नोट कीजिए, तल्लीन, ठीक है। क्या होगा? तल्लीन,
ठीक, तो यहाँ से 2-3 बातें। एस्टोनिया तो मैंने ठीक है बाल्टिक देश से बात तो यहाँ समझ में आया, लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि अभी हाल ही फिलहाल में मैं बात करूँ यहाँ की पहली महिला अध्यक्ष बनी काजा क्लास, ठीक है, और इसकी कैपिटल की बात करें तल्लीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे, यहाँ तक हो गया है ना। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आइए बौद्ध संगीति देखते हैं। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कितना बार ही एक सवाल आया होगा पता नहीं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए, राजगिरी, ठीक है, राजगिरी, उसके बाद वैशाली, उसके बाद याद रखिएगा पाटलिपुत्रा और कुंडलवन, ठीक है, कुंडलवन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बात हो रही कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगिरी में, दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में, तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में, और चौथी हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। तो यही पूछा गया कि चौथी जो बौद्ध संगीति है का आयोजन कब हुआ था, मीन्स कहाँ हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में। कब हुआ था? तो ये भी याद रखिए ईसा प्रथम में, ठीक है, ईस्वी की प्रथम शताब्दी, सॉरी ईस्वी की प्रथम शताब्दी में, शताब्दी, ठीक है, याद रखिए ईस्वी की प्रथम शताब्दी में। और इस समय शासनकाल किसका था? कनिष्क का। किसका? कनिष्क का, ठीक है, इसका शासनकाल था कनिष्क का। और कनिष्क कौन, किस, यहाँ पे देखिए लिखा हो कनिष्क का, और ये कुषाण वंश से रिलेटेड था, ठीक है। अगर अध्यक्ष की मैं बात करूँ, इस समय जो अध्यक्ष था कौन था? कौन थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे, और उपाध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं बेकार यहाँ लिख रहा हूँ, साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। चलिए कनिष्क जो कुषाण वंश के शासनकाल में, और अध्यक्ष इस समय कौन थे? वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी मैं बात करूँ राजगिरी में, तो यहाँ पे 483 ईसा पूर्व, नोट कर लीजिएगा। इसमें 383, 483 हो गया, 383 ईसा पूर्व याद रखिएगा, और यहाँ पे 255 ईसा पूर्व याद रखिएगा, ठीक है। राजगिरी की मैं बात करूँ, इस समय कौन थे? अजातशत्रु शासनकाल, महाकश्यप अध्यक्ष है। सेकंड, वैशाली, कालाशोक शासनकाल था इनका, और अध्यक्ष कौन थे? ताबाकामी। थर्ड, पाटलिपुत्र, अशोक का शासनकाल था। मोगलीपुत्र, ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स, ठीक है, कौन थे? इस समय अध्यक्ष है। तो ये चार बातें एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी दिन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए बात अश्वघोष की कर ही रहे थे। अश्वघोष की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम है बुद्ध चरित, ये भी याद रखिएगा। आइए अनुच्छेद के बारे में कुछ बात करते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, और यही है सुप्रीम कोर्ट की किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? यही वो अनुच्छेद, ठीक है, 32 वाला ही अनुच्छेद है जो क्या होता है? रिट जारी करता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो आप सवाल करेंगे हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के अंतर्गत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226, ठीक है, अनुच्छेद 226, ठीक। और अनुच्छेद अगर 32 की बात करें, क्या करता है? संवैधानिक जो उपचारों का, ठीक है, अधिकार, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ तो, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो ये है, ठीक है। दूसरा, ये तो जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया इसे। दूसरा ये एक बात और ये थी कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो क्या होता है? अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो यही है वो 5 प्रकार की रिट, ठीक है। नाम सुन लीजिएगा, मैं लिख नहीं सकता हूँ यहाँ पे, आप नाम सुनकर नोट कर लीजिएगा। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा, परमादेश। तीसरा, अधिकार परीक्षा। चौथा, प्रतिषेध। पांचवा, उत्प्रेषण। पांच नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो बातें सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो संविधान के अंतर्गत रखा गया, किसके द्वारा लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। कब? 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। और संविधान की अगर बात करें प्रस्तावना की, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है?
संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भविष्य में प्रस्तावना बना। इसी से क्या बना? भविष्य के लिए प्रस्तावना बना। ठीक है, और प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान की कुंजी। क्या? संविधान की कुंजी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और अगर बात यहाँ किया जाए कि अगर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, एक और फैक्ट याद है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या क्या जोड़ा गया? ठीक है, इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये जो शब्द थे ना प्रस्तावना में क्या किए गए? जोड़े गए। ठीक है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। अब यहाँ पे संविधान के सभा द्वारा अपनाया गया, देखिए क्या क्या। राष्ट्रीय ध्वज की मैं बात करूँ, कब अपनाया गया? ये 12 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रगीत को 26 जनवरी 1950 को। ये 3 बातें याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ही जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल देश, कौन वो देश है जो मालाबार में शामिल होते हैं? ये क्वाड कंट्री। कौन से? क्वाड कंट्री। ठीक है, क्वाड वाले देश। ठीक, यू से यूएसए याद रखिए, ट्रिक। ठीक है, ए से ऑस्ट्रेलिया याद रखिए, डी से तो इंडिया में डी आता है ना, इंडिया में डी आता है तो इंडिया याद रखिए। और क्यू से एक आपको नाम खाली याद रखना है, जापान। ठीक है, क्यू से क्या रखना है? जापान, है ना। तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल ये 4 क्वाड कंट्री होते हैं। तो सवाल आता है कि संप्रीति, ठीक है, संप्रीति जो अभ्यास है किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है? ये भारत और बांग्लादेश का है। ठीक है, तुलबुल परियोजना, आइए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर है? यह है झेलम नदी पे। यह है झेलम नदी पे। तो सवाल ये भी तो कर सकते हैं ना कि इसका पुराना नाम क्या है? पुराना नाम क्या है? वितिस्ता। ठीक है, वितिस्ता पुराना इसका नाम है। ठीक, चलिए यहाँ तो हो गया। तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पे, पुराना नाम वितिस्ता है। ठीक, चलिए, और झेलम नदी है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में, है ना, जम्मू कश्मीर से एक और बात याद आता है कि बुलर झील कहाँ है? जो मीठे पानी का झील है बुलर झील, यही जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है ये भी। ठीक, चलिए आते हैं पकलडुल, रैटल, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार, ये 4 नाम है ना, 1 2 3 4 5 नहीं, ये 5 नाम याद रखिएगा। पकलडुल, रैटल, सलाल, दुलहस्ती, बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? ये चारों के चारों कहाँ, किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। बिल्कुल याद रखिएगा। यहीं से एक और सवाल आता है चेनाब नदी पर, अभी लेटेस्ट और यहाँ से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी से रिलेटेड एक और यहाँ पे सवाल आता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा जो हाल ही में रेलवे पुल कहाँ बन रहा है? वो चेनाब नदी पर ही है, जम्मू कश्मीर में। कितना मीटर ऊंचा? 359 मीटर ऊंचा। आइए बात करते हैं पोंग बांध। ठीक है, पोंग बांध किस नदी पर है? तो ये पोंग बांध जो है आपके ब्यास नदी पर है। ठीक है, पोंग बांध ब्यास नदी पे है। तो सवाल करेंगे कहाँ, किस स्टेट में? तो हिमाचल में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। मेट्टूर बांध किस नदी पर है? मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पर है। ठीक है, पोंग बांध तो याद हो गया व्यास नदी पे। मेट्टूर बांध जो है कावेरी नदी पे। अब पूछेंगे कावेरी नदी कहाँ है? यह है तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, और याद रखिएगा व्यास नदी कर बात करें पोंग बांध को और क्या नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, चलिए अब आते हैं, कुछ बातें करते हैं स्वतंत्रता संग्राम के बाद, मीन्स कि जब भारत की आज़ादी से किस समय, ठीक है, लेकर उसके पूर्व में जो भी आए, ठीक है, जो भी अंग्रेजों का जो शासन रहा, आज़ादी से पूर्व अंग्रेजों का जो भी शासन रहा, उसमें कौन गवर्नर रहा, है ना, कौन गवर्नर बना? 1857 की क्रांति के बाद से जो यहाँ पे भारत पे जो शासन सत्ता शुरू होता है अंग्रेजों का, उसमें यहाँ पे बंगाल का सबसे पहले बात होती है बंगाल का, कि अंग्रेजों ने तो इस शासन से यहीं से सत्ता शुरू किया था बंगाल से। तो यहाँ पे प्रथम गवर्नर कौन बना था? देखिए, प्रथम गवर्नर बना था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और अंतिम विलियम बेंटिक। ठीक है, अंतिम विलियम बेंटिक। तो याद रखिए प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव। अब बात आती है यहाँ पे एक और सवाल आता है कि भारत में दास प्रथा का अंत, ठीक है, कौन किया?
एलन बैरो द्वारा। किसके द्वारा इसका अंत किया गया? एलन बैरो के द्वारा। कब? 1843 में। किस अधिनियम? तो 1833 का अधिनियम। ठीक है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विधि आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ब्रिटिश भारत। यहाँ पे सवाल देखिए क्या लिखा है, स्वतंत्र भारत मीन्स कि भारत के आज़ादी के बाद, ना कि आपसे पूछा है ब्रिटिश भारत में मीन्स कि आज़ादी से पहले। ठीक है, अगर बात करें आज़ादी से पहले यह सवाल आ जाए, आज़ादी से पहले अगर पूछ दिया जाए तो कौन था? मैकाले। ठीक है, कौन? मैकाले। ठीक, लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि स्वतंत्र भारत आज़ादी के बाद, और इस समय शासन काल किसका रहता है? इस समय बेंटिक का शासन काल रहता है। ठीक है, तो मैकाले आज़ादी के समय, आज़ादी के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष था। लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले जो विधि आयोग के अध्यक्ष बने वो उनका नाम है शीतल वार। ठीक है, शीतल वार। अब ये बात हो ही रहा था गवर्नर जनरल, तो बंगाल का तो गवर्नर के बारे में जान लिए कि कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन बंगाल का अब क्या कहलाएगा? गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना? प्रथम गवर्नर जनरल बना वॉरेन हेस्टिंग। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अब क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जो था बंगाल का गवर्नर नहीं, अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा। और प्रथम जो गवर्नर जनरल बना वो बना वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर, अब बंगाल का नहीं, ध्यान रखिएगा ये बातें चेंज हो रहा है, भारत नहीं, बंगाल नहीं, भारत। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? बेंटिक बना। ये कौन से अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक है, 1833 के एक्ट के तहत अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, कहाँ का गवर्नर जनरल कहलाएगा? भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। अब भारत का जो गवर्नर जनरल है वो तो कहलाएगा वायसराय, और प्रथम वायसराय कौन बना? कैनिंग। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का वायसराय कहलाएगा, और प्रथम बना कौन? कैनिंग बना। सवाल आता है स्वतंत्र, चलिए तो भारत से आज़ादी से पहले, अब जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये था माउंटबेटन। ठीक है, माउंटबेटन था। लेकिन स्वतंत्र भारत के आपसे ये पूछा गया प्रथम भारतीय की बात पूछा गया, तो सी गोपालाचारी नाम याद रखिएगा। चलिए, 1975 का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र के नागपुर में 10 जनवरी 1975 को। और इसी 10 जो वर्ड आया ना 10 जनवरी, यही वो 10 जनवरी की तिथि घोषित किया गया कि विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा प्रतिवर्ष 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तो आप सवाल करेंगे ना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये भी नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये होगा 14 सितंबर। ठीक है, चलिए, राजभाषा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राज्य भाषा है आपके अनुच्छेद 343 के अंतर्गत आता है। ठीक है, और संविधान में भाषाएं किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? मीन्स के संविधान में भाषा किस अनुसूची के अंतर्गत है ना? किस अनुसूची के अंतर्गत है? 8वें अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक, मूल संविधान की मैं बात करूं तो 14 भाषाएं था, लेकिन वर्तमान में टोटल, पहले मूल में 14 था, अब वर्तमान में 22 भाषा है, ये याद रखिएगा। चलिए आते हैं, किस केस का संबंध निजता ठीक है, प्राइवेसी का अधिकार से है? निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये किस केस के संबंध से रिलेटेड है? किस केस से रिलेटेड है? तो पुट्टा स्वामी केस। ठीक है, और अगर बात करें प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये है अनुच्छेद 21, और क्या है? ये मौलिक अधिकार है। और पुट्टा स्वामी केस में क्या हुआ था? आधार कार्ड का ये केस था। किसका ये केस था? आधार कार्ड से रिलेटेड ये केस था कि आधार कार्ड में जो भी आपके डिटेल्स है वो सार्वजनिक ना किया जाए। ये राइट टू प्राइवेसी के मामले आते हैं, और अनुच्छेद 21 के तहत, और ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, क्या है ये? एक मौलिक अधिकार है। तो पुट्टा स्वामी केस का मामला यही था। ठीक है, इसमें राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी। इसके लिए, किसके लिए? आधार कार्ड के लिए। अब नवतेज कौर केस की बात करें, नवतेज कौर केस की बात करें, इसमें हुआ क्या था? जबकि पहले बात हो रही थी समलैंगिकता,
जो कि होमोसेक्सुअलिटी की बात की थी। पहले क्या कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी इज अ क्राइम, लेकिन नवतेज कौर केस के अनुसार इसको क्या कहा गया, नहीं, ये जो समलैंगिकता है, होमोसेक्सुअलिटी है, ये अपराध नहीं है। ठीक है, ये अपराध नहीं है। और आईपीसी धारा जो 377 है, ठीक है, के तहत क्या था, ये तो अपराध था। क्या था, समलैंगिकता क्या था, ये एक अपराध था, एक क्या था, अपराध था। लेकिन नवतेज कौर केस के बाद ये क्या कर दिया गया, इसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है, आइए परमानंद कटारा केस, ये किस चीज का केस है, तो ये चिकित्सा का अधिकार से संबंधित ये केस था, परमानंद कटारा केस। ठीक, नेक्स्ट, शाहबानो केस का संबंध किससे है, तो ये तीन तलाक किससे है, शाहबानो केस से संबंधित है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वाटरलू युद्ध कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में किसके किसके बीच में, ब्रिटिश सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच में। ठीक है, जीता कौन, ब्रिटिश सेना, हारा कौन, फ्रांसीसी सेना। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट। कौन, नेपोलियन, नेतृत्व जो कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, नाम याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। कौन, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, है ना, ये दोनों नाम याद रखिएगा। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। फ्रांसीसी सेना का कौन कर रहा था नेतृत्व, नेपोलियन बोनापार्ट। वाटरलू का युद्ध था 1815 ईस्वी में, जीता ब्रिटिश और हारा फ्रांसीसी। ठीक है, चलिए, थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना होता कब है। अगर बात अमेरिका में की जाए कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1875 में होता है, वहीं भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में 1886 में होता है। ठीक है, 1886 में किसके द्वारा, एनी बेसन के द्वारा। और यहाँ पे अगर बात करें अमेरिका में तो किसके द्वारा, मैडम ब्लावाटास्की के द्वारा और हेनरी ऑलकट के द्वारा, है ना, मैडम ब्लावाट्स्की के और हेनरी ऑलकट के द्वारा। दो नाम याद रखिएगा, दोनों नाम याद रखिएगा, भारत में पूछ लिया जाए तो एनी बेसन। ठीक, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। देखिए, भारतीय मतलब की शास्त्रीय भाषा की बात हो रही है ना। अगर मैं बात करूँ शास्त्रीय भाषा कुल कितनी है, भारत में कुल कितनी है, 6 है। ठीक है, 6 है। पहला कौन, तमिल, दूसरा कौन, तेलुगु, तीसरा कौन, मलयालम, है ना, मलयालम। चौथा हो जाएगा कन्नड़, पांचवा हो जाएगा संस्कृत, और छठा जो हो जाएगा आपका उड़िया। क्या, उड़िया। तो 6 भाषा है। अगर पूछा जाए यहाँ पे सबसे पहली भाषा, सबसे पहली या सबसे पुरानी बोल दिया जाए तो ये है तमिल। ठीक है, और सबसे नई भाषा या नवीनतम भाषा की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा उड़िया। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6। तो बात पूछ दिया जाएगा कि कुल जो है क्लासिकल डांस कितने हैं, कुल 8 प्रकार के क्लासिकल डांस हैं। ठीक है, सिलंबम कहाँ का मार्शल आर्ट है। देखिए, मार्शल आर्ट से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। मार्शल आर्ट क्या, मार्शल आर्ट तमिलनाडु का सिलंबम हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिलंबम जो है तमिलनाडु का, कलारीपट्टू मार्शल आर्ट केरल का। ठीक है, वहीं मलखम जो है मार्शल आर्ट कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। थांगटा जो है मणिपुर का मार्शल आर्ट है। गतका पंजाब का ये मार्शल आर्ट है। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम। पोंगल त्यौहार यहाँ मनाया जाता है कहाँ, तमिलनाडु में। और इसमें किस का दौर होता है, इसमें जल्लीकट्टू का दौर होता है, जो कि बैल का दौर है। ये किसका, बैल का दौर है। ठीक है, वहीं एक और सवाल आता है, केरल में कंबाला जो है भैंसा दौर वहाँ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परजीवी जनित रोग कौन कौन से हैं, पारिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। ये सारे के सारे क्या है, परजीवी जनित रोग हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, परजीवी जनित रोग है। देखने को छोटा क्वेश्चन लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए, पायरिया की मैं बात करूँ, किस परजीवी से, एंटमीवा जिंजवेलिस प्रोटोजोआ। किसके द्वारा, एंटमीवा जो है जिंजवेलिस। ठीक है, लिख लीजिए, एंट अमीवा जिंजवेलिस
ये प्रोटोजोआ के कारण। कालाजार, लिस्मेनिया डोनोवानी, है ना, कालाजार, लिस्मेनिया डोनोवानी प्रोटोजोआ से, ठीक है। मलेरिया तो सबको पता होगा, मलेरिया किससे, आप लोग बताइएगा, है ना, मलेरिया किससे आप लोग बताइएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से, ठीक है। पेचिस हो जाएगा एंटीमीवा हिस्टोलोटिका, पेचिस किससे हो जाएगा, इसका नोट कर लीजिएगा, एंट अमीवा हिस्टोलोटिका, हिस्टोलोटिका, है ना, ये हो गया। और निद्रा रोग, निद्रा रोग मीन्स की क्या करें, इसमें कौन सा, तो ट्रिपैनोसोमा से, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ठीक है, ये प्रोटोजोआ से। तो नाम सबका याद रखें, पायरिया किससे, जिंजवेलिस, कालाजार, लिस्मानिया, उसके बाद आते हैं मलेरिया, मलेरिया तो पता है आप सभी को, प्लाज्मोडियम, पेचिस, हिस्टोलोटिका, निद्रा, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। इसलिए मैंने बताया था सिर्फ इसलिए कि परजीवी तो आप सभी को पता होगा कि नाम क्या है, लेकिन किस किस प्रोटोजोआ का नाम मैंने बताया वो जरूर आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में निर्मित है, तो चारबाग शैली में निर्मित है। कहाँ है, दिल्ली में, और इसे पूर्व का क्या कहा जाता है, ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अंतर्राज्यीय, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 263 है, और एक संवैधानिक निकाय है। ये कैसा निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। तो बात यहाँ से हो रही, तो वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है, अनुच्छेद 280। सवाल करते हैं जीएसटी, जीएसटी से रिलेटेड सवाल, जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, 279A में, ठीक है, 279A में। और 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से। जीएसटी लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017 को। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। किस सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है, और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वित्त मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। भारत का निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है, 324 अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्टिकल फाइबर या मरीचिका का उदाहरण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। जल से भरे बर्तन पेंदे में रखा जाए तो सिक्का क्या होता है, जल से भरे बर्तन के पेंदे में क्या रखा जाए, सिक्का रखा जाए तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है ना, किसके का, ये कौन सा उदाहरण, किसका उदाहरण है, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन का उदाहरण है, ठीक है। सियाल सीमा निफे, ये है क्या, पृथ्वी की क्रस्ट की परतें, क्या, पृथ्वी की क्रस्ट की ये परतें हैं, ठीक है। सीमा हो गया सियाल, ठीक है, सियाल हो गया, फिर उसके बाद आ गया इसमें आपका सीमा, है ना, उसके बाद आ गया आपका निफे, नी और फे। नाम से पता चला सिलिकॉन, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, निकल और फेरस मीन्स की लोहा, ठीक है। तो ये सबसे, ये कोर में क्या पाया जाता है, इसके कोर में जो है सबसे इनर कोर में निकल और फेरस मीन्स की लोहा पाया जाता है, ठीक है। चलिए, ओजोन परत तथा वायुसेना नहीं वायुयान, ठीक है, वायुयान का उड़ान भरना किस मंडल में होता है, जो वातावरण का कौन सा मंडल में है ना, पृथ्वी के किस मंडल में, तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, ठीक। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है, ये है लीवर, नाम है हिंदी में यकृत, ठीक है। साइंस की भाषा में इसे हेपेटी कहते हैं, और इसे केमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है, इसे केमिकल लेबोरेटरी कहा जाता है, किसको, लीवर को केमिकल लेबोरेटरी भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्या कहा जाता है। और हाँ, लीवर खराब होने पर, जब लीवर खराब हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, यही हिपैटिस है, बनता है हिपेटाइटिस, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, है ना। तो केमिकल लेबोरेटरी याद रहेगा आपको, है ना। चलिए आगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी बात हो रही थी सबसे बड़ी ग्रंथि की बात हुई तो वो तो लीवर था, लेकिन ध्यान रखिए वर्ड क्या आ गया, अंतःस्रावी, क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है, थायराइड, क्या है, ये है थायराइड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड, ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के बारे में और जानिए, इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। बौनापन का जो संबंध है ना इसी से है, अगर इसी में जो है जो वृद्धि हार्मोन ज़्यादा हो जाता है तो क्या विशालकायता हो जाता है, और कम हो जाता है तो बौनापन हो जाता है। तो मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। और एक और सवाल, मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड ये किससे कहा जाता है,
तो मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। किसको? हाइपोथाइलेमस को। ये क्या करता है? टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, लव की फीलिंग को बताता है ना। ये याद रखिएगा, टेम्परेचर कंट्रोल हाइपोथैलेमस, लव की फीलिंग को कंट्रोल हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक सवाल यहाँ से एक और आता है, मिक्स ग्रंथि कौन है? तो मिक्स ग्रंथि कौन है, या इसे दूसरे भाषा में कहा जाता है कौन है अंतः एवं बाह्यस्रावी। अंतः एवं बाह्यस्रावी ये किस प्रकार के कौन, ये ग्रंथि जो है किसे कहा जाता है? जो कि अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी, दोनों रूप में कौन सा काम करता है, कौन सी ग्रंथि काम करता है? वो है पैंक्रियाज, हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। और इसी के बीटा सेल से, किससे? पैंक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन की स्रावन होता है, और इसी की अगर कमी हो जाए तो क्या होता है? डायबिटीज जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। आइए लोहा जो है किस अयस्क से प्राप्त होता है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और किसको कहते हैं? तो जिससे धातु निकाली जाती है। क्या? जिससे धातु निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? ओर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? हम ओर कहते हैं। और लोहा किस ओर से निकलता है, किस ओर से प्राप्त होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब बात करते हैं कांसा। आप लोग को एग्जाम में कई बार पूछा भी गया होगा, कांसा किससे निर्मित होता है? कॉपर और टीन से। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। वही सवाल आता है D2, ये किसका फॉर्मूला है? तो ये भारी जल का, किसका? भारी जल का। और ये कहाँ आता है? परमाणु भंडारी में मंदक के रूप में काम करता है, मंदक के रूप में ये काम करता है, ठीक है। ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ठीक। एक और सवाल आता है N2, इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली ये क्या है? गैस है, ये भी याद रखें, D2O N2O, ठीक है। चलिए कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ये थी सिंधु घाटी सभ्यता। इसको क्या कहा जाता था? कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसा से बात हो रही थी ना, कांसा से एक सवाल था कि कांसा का निर्माण किससे होता है? कॉपर टिन से होता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने एक सवाल रखा। आते इनरिच यूरेनियम। इनरिच यूरेनियम किसे कहा जाता है? यूरेनियम 235 को। चलिए महान न्यायवादी जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में है कौन? के वेणुगोपाल। अब बात होता है कि इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल होता ही नहीं इनका कोई फिक्स, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कार्य करते हैं या उनके ऊपर ये निर्भर होते हैं, ठीक है। और जो है महान्यायवादी की अगर बात करें, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अटॉर्नी जनरल, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत ये आता है, ठीक। ये संयुक्त जो है बैठक में भाग तो ले सकता है, संयुक्त बैठक में क्या करेगा? भाग तो लेगा, भाग लेगा, पर वोटिंग करने का ये क्या है? ये वोटिंग नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। अगर बात करें सेंटर में तो आपका हो गया, केंद्र में क्या होता है? अटॉर्नी जनरल होता है, या आपके कहते हैं महान्यायवादी कहते हैं। लेकिन अगर राज्य में बोले तो राज्य में होता है महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, क्या? महाधिवक्ता, ठीक है। सेंटर में कौन होता है? महान्यायवादी। राज्य में होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल किस पे निर्भर करता है? जैसे यहाँ तो ये हो गया राष्ट्रपति पर, तो ये होता है राज्यपाल पर। किस पर? ये होता है गवर्नर पर, है ना, राज्यपाल पर, ठीक है। चलिए मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी हो, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल, ये तो एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल होता ही नहीं। हाँ, इसके सदस्य का कार्यकाल होता है, वो 6 वर्ष का होता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 80। एक ट्रिक याद रखिएगा, सर ला, ठीक है। स से संसद 79 अनुच्छेद के अंतर्गत, र से राज्यसभा जो कि 80 के अनुच्छेद के अंतर्गत, और ल से लोकसभा 81 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। अनुच्छेद 79, 80, 80। सरला, स से संसद, क्या? संसद। र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, ठीक है, लोकसभा याद रखिएगा, ठीक। चलिए राज्यसभा का सदस्य का तो हो गया कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संचित निधि, अब देखिए संचित निधि जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 266, ठीक है। यह है संचित निधि अनुच्छेद 266, ठीक है। अनुच्छेद क्या है? 266, ठीक। और बात यहाँ पे करते हैं कैग का।
क्या का जो वेतन होता है ना, किस निधि से मिलता है? जो वेतन होता है ये संचित निधि से ही इनको प्राप्त होता है। किनको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, कैग को, ठीक है, CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और वर्तमान में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। और इनका भी जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी हो। और अनुच्छेद 148 से 151। इनका वेतन किस निधि पर निर्भर करता है? संचित निधि पर निर्भर करता है। जनगणना, आइए जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट है 2011 के अनुसार। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला बिहार और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अरुणाचल प्रदेश। अब आइए यहाँ जनसंख्या में लिख देता हूँ, ठीक है। एक किस सूची के अंतर्गत आता है? जनसंख्या है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और जनगणना, जनगणना ये किस सूची के अंतर्गत आता है? ये संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या हो गया, हाँ चलिए। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का, न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि या जिसके कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला गोवा, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? विजय केलकर समिति की सिफारिश पे हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर जीएसटी की मैं बात करूँ, ये कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स है, और समवर्ती सूची के अंतर्गत ये आता है। जीएसटी लागू सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? वो था नाम असम। कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। ये कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। जीएसटी दर का निर्धारण करता कौन है? जीएसटी काउंसिल। और इसका जो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 279A के अंतर्गत है। और इसके जो अध्यक्ष होता है कौन? वित्त मंत्री होते हैं, जो वर्तमान में सीतारमण है, निर्मला सीतारमण। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह कथन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 129, ठीक है, 129। लेकिन बात अगर कर दिया जाए तो ये हो गया आपका क्या? सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट 129, है ना। तो आपसे ये भी पूछ दिया जाएगा कि चलिए ठीक है, तो इससे बताइए, ये हो जाएगा 215, ठीक है। एससी के अनुसार, हाईकोर्ट के अनुसार कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन 215 अनुच्छेद के अंतर्गत है। वहीं सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन 129 और 215 याद रखिएगा। ये 129 को है ना 129, इसी को अपोजिट कीजिए तो 21 तो हो रहा है, बाकी 5 तो आपको याद रखना होगा, ठीक। चलिए उच्च न्यायालय, यहाँ पे बात करें एससी और यहाँ पे बात करें एचसी और यहाँ पे एससी। एससी जो है रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 32। वहीं एससी जो है हाई कोर्ट, ठीक है, रिट जारी करता है 226 अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक। चलिए उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद किसके अंतर्गत है? 215। वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव अब संरक्षण अधिनियम कब का अधिनियम है? ये 1972 का अधिनियम है, ठीक है। कब का अधिनियम है? 1972 का अधिनियम है। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का ये अधिनियम। इसके बाद पीछे एक बहुत मस्त यहाँ पे स्टोरी है। 1972 याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भाग ली थी, और इसमें इतना प्रभावित हुई कि इससे इन्होंने यहाँ भारत में वापस आकर पहली बार, क्योंकि यहाँ पे ही यही सम्मेलन में ये प्रभावित हुई थी। क्यों? क्योंकि पहली बार यहाँ पे पर्यावरण पे बल दिया गया था। और जब इंदिरा गांधी भारत वापस आती है तो वापस आकर इन्होंने क्या यहाँ पे अधिनियम लाए? 2 अधिनियम यहाँ पे लाए। पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 इन्होंने लाया इस अधिनियम को, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय की बात है ये। चलिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कौन सा अधिनियम है? 1980 का, 1980 का, वही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। यहाँ पे दोनों एक ही वर्ड लिख दिया गया, गलत बात हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम होगा। क्या? यहाँ पे वन संरक्षण अधिनियम है। तो क्वेश्चन नंबर 85 में आपको सुधारने होंगे। क्या? वन संरक्षण अधिनियम, है ना। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। तो सवाल आता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो सवाल ये भी आएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जैव विविधता दिवस 2002 का अधिनियम है, ठीक है।
जैव विविधता अधिनियम 2002 का अधिनियम है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया कब जाता है? 22 मई को। 2021 की थीम क्या थी? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्या? राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन RTI 2005 का अधिनियम है। वही राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन जो है कौन सा अधिनियम है? 2009 का अधिनियम है। चलिए, किस जल संधि को भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं? जिब्राल्टर संधि को। ये किसको जोड़ता है? अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से। आंसुओं का द्वार किस संधि को कहते हैं? बाब उल मंदेव की संधि को, ठीक है। सोएज नहर, सोएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को किससे? लाल सागर से। किससे? लाल सागर से, ठीक है। अब आते हैं पाक स्टेट या पाक जल संधि। नाम से लग रहा है पाकिस्तान, लेकिन नहीं, श्रीलंका, भारत और श्रीलंका की जल संधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस रिपोर्ट कहाँ से जारी होता है? देहरादून से। कब से जारी हुआ? इसकी जो है जारी कब से हो रहा है? 1987 से। और हर 2 वर्ष पर, और 21 मॉडल पर आधारित है। चैंपियन और सेठ वर्गीय मॉडल पर यह आधारित है, ठीक है। आइए भारत में वन की बात कर लें। वन प्लस वृक्ष कितना प्रतिशत है? 24.56%। लेकिन सिर्फ वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष कितना है? 2.89%। वहीं वन की बात कर ली जाए तो 21.67%। लेकिन वन और वृक्ष मिलाकर जो हो गए 24.56%। कितने होने चाहिए थे भारत में? यहाँ पे अगर बात करें होने कितने चाहिए तो 33%। क्षेत्रफल कितना में फैला है? आज 8.07 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसमें वृद्धि कितना होता है? 5188 किलोमीटर स्क्वायर इसकी वृद्धि हुई है, जबकि क्षेत्रफल कितना था? 8.07 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। पृथ्वी की पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। जो अगर पृथ्वी का ये जो यहाँ पे इसका अपना है ग्रेविटेशनल जो भी फोर्स काम करता है, जिस क्षेत्र तक अगर इसके ये बाहर चला जाए कोई ऑब्जेक्ट, तो कभी वापस आएगा नहीं। इसे क्या कहते हैं? पलायन वेग में इसकी वेलोसिटी, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। लास्ट सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 का। गाइस, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। सारे क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, डीपली बताया है, जरूर नोट कीजिएगा कॉपी में। और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और सारे के सारे आप PDF इसका अगर PDF चाहिए तो कहाँ जाइएगा? टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे इसका PDF ले लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।